स्टूडेंट, इससे पहले जो लेक्चर्स हुए हैं मोल कंसेप्ट के 4 लेक्चर्स हुए हैं। वो 4 लेक्चर्स में हमने दैट इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस देखा है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी देखा है, एटॉमिक मासेस देखा है। तो क्या होता है एटॉमिक मासेस? मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट विच इज कॉल्ड एज दी एटॉमिक मास, हमने उसको कहा है। तो एटॉमिक मास मेजर करने के लिए जनरली यूनिटलेस क्वांटिटी है, कोई यूनिट नहीं है, लेकिन जनरली हम किस में मेजर करते हैं उसको? एएमयू में मेजर करते हैं या फिर ग्राम में। रिसेंटली एएमयू को क्या बोला जाता है? यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास। तो हमने देखा था, कुछ रिलेशंस भी देखा था ग्राम का एएमयू में या एएमयू का ग्राम में। मैं फिर से एक बार फिर से बताने वाला हूँ शॉर्ट में। अब यहाँ पे देखिए, हम आज के लेक्चर में जो कि मोल कंसेप्ट का 5th लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या होता है एवरेज एटॉमिक मास, और एवरेज एटॉमिक मास कौन से एलिमेंट का निकाला जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट होता है मॉलिक्यूलर मास या फिर मॉलिक्यूलर वेट बोला जा सकता है, या फिर नेक्स्ट देखेंगे हम एवोगाड्रोस नंबर। अब देखिए यहाँ पे एटॉमिक मास बोलिए आप या एटॉमिक वेट बोलिए, मास और वेट में केमिस्ट्री में कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों बराबर होते हैं। तो कहीं पे हम मास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पे वेट हो या वेट हो तो वहां पे हम मास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, हमने इससे पहले मोल कंसेप्ट के इससे पहले 4th लेक्चर में हमने देखा था कि क्या देखा था? मास ऑफ C12 एटम। यहाँ पे हमने एक्चुअली क्या था कि जो एटम जो था, एटम बहुत ही स्मॉल होता है, एक स्मॉल छोटा सा पार्टिकल होता है, इंडिविजुअल पार्टिकल होता है, जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते और क्रिएट भी नहीं कर सकते ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। उसे क्या बोला जाता है? एटम्स बोला जाता है। तो हमने देखा है कि जो एटम्स है बहुत छोटा पार्टिकल्स है। तो 1961 में जब एटॉमिक मास लिया गया था 1961-1962 में, तो तब उस एटम का मास मेजर करने के लिए कोई ऐसी मतलब यहाँ पे कोई एपरेटस अवेलेबल नहीं थे या कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं थे कि जिसमें इतने छोटे से पार्टिकल का मास लिया जाए। तो क्या किया गया था, साइंटिस्ट ने मिलकर क्या किया गया कि उन्होंने जो एटम का जो मास लिए, जितने भी एटम्स है, जैसे कि हाइड्रोजन 1, हीलियम 4, कार्बन 12, तो मतलब एक एटम को रेफरेंस बनाया गया। तो जिसमें रेफरेंस बनाया गया तो वो एलिमेंट था कार्बन 12, मतलब कार्बन 12 का आइसोटोप, जिसका एटॉमिक मास नंबर कितना है? 12 है। कार्बन के टोटल 3 आइसोटोप्स है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया आपको। एक होता है कार्बन 12, एक होता है कार्बन 13, एक होता है कार्बन 14। तो उसमें सबसे ज्यादा स्टेबल जो होता है वो कार्बन 12 होता है, इसलिए कार्बन 12 इस्तेमाल किया गया। और उसका एबंडेंस भी अच्छा है, और वो लो रिएक्टिव भी नहीं है और मोर रिएक्टिव भी नहीं है, ज्यादा रिएक्टिव भी नहीं है और लो रिएक्टिव भी नहीं है। तो इसलिए रेफरेंस के तौर पर कार्बन 12 का इस्तेमाल किया गया, और उसी कार्बन 12 का इस्तेमाल करके बाकी जो एलिमेंट्स है उनका एटॉमिक मास को क्या किया गया? डिटरमाइन किया उसके रेफरेंस पे। तो कार्बन 12 वहां पे रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल किया गया था। उस टाइम में कंसिडर किया गया था कि दैट इज द मासेस ऑफ C12 एटम इज इक्वल टू 12 MU। मैंने अभी बोला है आपको कि हम मास AMU में लेंगे या फिर किस में लेंगे? ग्राम में लेंगे। तो C12 एटम का, एक C12 एटम का, C12 का मतलब कार्बन का आइसोटोप जिसका एटॉमिक मास नंबर कितना है? 12 है। तो 12 यूनिटलेस क्वांटिटी है एटॉमिक मास। हम वहां पे जनरली यूनिटलेस क्वांटिटी है, वहां पे हम क्या लगा सकते हैं? एएमयू लगा सकते हैं, और या फिर क्या लगा सकते हैं? ग्राम लगा सकते हैं। लेकिन अगर पूछा गया आपको कि एटॉमिक मास का कोई यूनिट होता है क्या, तो यूनिट कोई नहीं होता, लेकिन उसको मेजर किया जाता है एएमयू में या फिर ग्राम में। तो देखते हैं, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, फिर भी यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे कि मास ऑफ C12 एटम इज इक्वल टू कितना होता है? दैट इज द 12 MU। उस टाइम में कंसिडर किया गया था। मतलब अगर मुझे 1 AMU अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा? ये 12 को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ पे कंसिडर किया गया था मास ऑफ C12 एटम, एक C12 एटम इज इक्वल टू 12 AMU। मतलब एक कार्बन का मास कितना कंसिडर किया? 12 AMU। मतलब 1 AMU कितने एटम के बराबर होगा? 12 को इधर भेज दो, मतलब क्या हो जाएगा? मास ऑफ C12 एटम मतलब एक ही एटम है, लेकिन कार्बन कौन सा लिया यहाँ पे? 13 नहीं लिया, 14 नहीं लिया, 13 नहीं लिया, 14 नहीं लिया, कौन सा लिया? 12 लिया। और अपॉन क्या लिखेंगे यहाँ पे अपन? अपॉन 12, ये 12 आ जाएगा। तो ये 1 AMU का रिलेशन हो जाएगा। मतलब 1 AMU हो जाएगा मास ऑफ C12 एटम अपॉन दी 12। और ये भी कंसिडर किया गया था, क्या कंसिडर किया गया था कि दैट इज द, यहाँ पे देखिए कि 1 मोल और मास ऑफ, क्या किया गया था? मास ऑफ C12 एटम, मास ऑफ C12 एटम इज इक्वल टू कंसिडर किया गया था
12 ग्राम पर मोल, 12 ग्राम पर मोल। इसका क्या मतलब होता है? इसका क्या मतलब होता है कि दैट इज द 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन। देखो यहाँ पे 1 मोल ऑफ कार्बन, और कार्बन कौन सा लिया है? 12 लिया है, दूसरा 13 14 नहीं लिया है। 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? फिर दैट इज 12 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 ग्राम। अब बात यह आती है कि 1 एटम का मास होता है, सॉरी 1 एटम का मास होता है, 1 एटम का मास जो होगा वो क्या होगा? यहाँ पे देखिए 12 AMU होगा। 1 एटम का मास कितना होगा? 12 AMU। और 1 मोल का मास कितना होगा? 12 ग्राम। यही तो कंक्लूड निकलता है कि एक कार्बन एटम का मास 12 AMU होगा और एक मोल अलग है। ये 1 मोल का मास कितना होगा? 12 ग्राम। तो हमको यहाँ पे पता चल गया कि 1 अगर 12 AMU लोगे तो उसमें कितने एटम्स ऑफ कार्बन होंगे? एक ही एटम्स ऑफ कार्बन होंगे। तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने एटम्स होंगे? 1 मोल ऑफ कार्बन। तो 1 मोल ऑफ कार्बन बोले तो कितने एटम्स, कितने नंबर ऑफ एटम्स? तो देखिए यहाँ पे 1 मोल ऑफ कार्बन में कोई छोटा नंबर नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है। एटम कितने छोटे छोटे होते हैं। देखिए जिस तरीके से हम कोई भी क्वांटिटी अगर मेजर करनी है तो हम किस में मेजर करते हैं? डजन में। अगर 1 डजन बोला जाए तो 12 क्वांटिटी हो जाएगा, 2 डजन बोला जाए तो 24 क्वांटिटी हो जाएगा। ये आपको बात पता है। उसी तरीके से ये जो मोल है ये क्वांटिटी को ही डिफाइन करता है, क्वांटिटी ही बताता है। कोई भी सब्सटेंस की क्वांटिटी अगर बतानी है तो हम यहाँ पे किसका इस्तेमाल करते हैं? केमिस्ट्री में मोल का इस्तेमाल करते हैं। और कोई भी 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में, चाहे वो 1 मोल ऑफ कार्बन हो या 1 मोल ऑफ सोडियम हो या 1 मोल ऑफ पोटेशियम हो, उसमें होते हैं कितने पार्टिकल, कितने एटम्स होते हैं? बहुत। अब आपको पता है कि यहाँ पे 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 12 ग्राम ऑफ कार्बन, तो इसमें बहुत सारे एटम्स होते हैं। वो कितने होते हैं? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होते हैं। कितने होते हैं? 23 एटम। इसको बोला जाता है नंबर, दैट नंबर व्हिच इज कॉल्ड एज द एवोगाड्रोस नंबर। तो आपको बात समझ में आ गई। यहाँ पे देखिए कि मैंने बोला है आपको कि एक कार्बन एटम का मास कितना होगा? 12 AMU। और इतने देखिए 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम का मास कितना होगा? 12 ग्राम। 12 ग्राम। तो मतलब ये बात समझ में आ गई आपको। यहाँ पे देखिए, मतलब यहाँ पे देखिए 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन। कौन सा कार्बन? दैट इज द, हमने बोला है C12। ठीक है। इज इक्वल टू कितना मास हो जाएगा उसका? दैट इज 12 ग्राम हो जाएगा। कितना ग्राम हो जाएगा? यहाँ पे 12 ग्राम हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे? देखिए आप यहाँ पे कि 1 ग्राम इज इक्वल टू कितना AMU होगा? हम यहाँ पे निकाल सकते हैं ना कि AMU का रिलेशन ग्राम में, ग्राम का रिलेशन किस में निकाल सकते हैं? हम यहाँ पे AMU में निकाल सकते हैं। तो क्या होगा? मतलब देखिए आप कि यहाँ पे इतने एटम्स बोले तो एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम का मास कितना होगा? 12 ग्राम होगा। मतलब अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि 1 एटम्स ऑफ कार्बन, 1 एटम ऑफ कार्बन 12 का मास कितना होगा? फिर 12 अपॉन 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। मतलब दैट इज कितना होगा? दैट इज द 1 अपॉन एन, मतलब 12 अपॉन एन। और इसको अगर हमने डिवाइड करने की कोशिश करें तो यहाँ पे क्या होगा? 6 1 6, 6 2 12, मतलब नियर अबाउट 2 आएगा, लेकिन एग्जैक्ट 2 तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे कितना है? 23 है। तो ये आता है 1.99 इंटू 10 टू द पावर, ये 23 ऊपर चली जाएगी, मतलब क्या हो जाएगा? -23। मतलब ये क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू किसमें हो जाएगा? ग्राम में। आप देखिए यहाँ पे 1 एटम का मास कार्बन का कितना हो जाएगा ग्राम में? देखो 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम। और AMU में कितना हो जाएगा? एक एटम का मास हो जाएगा 12 AMU, और ग्राम में कितना हो जाएगा? 1 एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12 अपॉन दी 6.66 इंटू 10 टू द पावर 23 -23 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई? या फिर बोल सकते हैं हम 12 अपॉन दी Na हो जाएगा। लेकिन हमको एक बात पता है यहाँ पे, देखिए कि मास ऑफ C12 एटम इज इक्वल टू कितना है? 12 AMU। मतलब 1 AMU इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? मास ऑफ C12 एटम अपॉन 12। लेकिन मास ऑफ C12 एटम्स अपॉन, यहाँ पे देखो मास ऑफ C12 क्या है? ये दिखा रहे देखो 12 अपॉन Na। तो मतलब यहाँ पे हम क्या ले सकते? 12 अपॉन Na भी ले सकते। तो ये वैल्यू 12 अपॉन Na यहाँ पे पुट कर दो तो क्या होगा? देखो मैं यहाँ पे लिखता हूं, बाद में करेंगे कंसिडर अपन उसको। मतलब क्या हो जाएगा? 1 AMU इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 AMU इज इक्वल टू हो जाएगा दैट इज 12 अपॉन Na इंटू क्या हो जाएगा? इंटू 12। ये 12 दिख रहा है आपको? तो ये क्या हो जाएगा? 12 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे? 1 अपॉन दैट इज 6.023 इंटू 10 टू द पावर -23 हो जाएगा, -23 हो जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा?
1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 किसमें आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 1 AMU इज इक्वल टू कितना आ गया, 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम आ गया। आपको बात समझ में आ रही है यहाँ पे, यहाँ तक कि हमने देखा था। इसका क्या मतलब है आप समझिए, यहाँ पे ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपने प्रीवियस लेक्चर में ये लिखा है। तो देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है कि देखिए यहाँ पे कि मास ऑफ C12 एटम इज इक्वल टू कितना हो गया, 12 MU हो गया। और यहाँ पे देखिए 12 ग्राम कार्बन का मास कितना हो जाएगा, 12 ग्राम कार्बन का मास कितना हो जाएगा, मतलब 12 ग्राम कार्बन में कितने मोल ऑफ कार्बन हो गए, 12। और 12 AMU में एक कार्बन, 12 ग्राम में कितने कार्बन, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ कार्बन। तो देखिए मैं फिर से बताने वाला हूं यहाँ पे कि हम यहाँ पे एटम का जो एटॉमिक मास है वो ग्राम में भी ले सकते हैं और किस में ले सकते हैं, AMU में भी ले सकते हैं। देखो दोनों भी जो है वो न्यूमेरिकली जो है सेम है, लेकिन उनका मतलब जो होता है वो अलग अलग होता है। कैसे अलग अलग होता है, देखिए यहाँ पे हमने देखा है। अब यहाँ पे फोकस कीजिए कि मास ऑफ C12 एटम, मास ऑफ C12 एटम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज 12 AMU। कितना हो जाएगा, 12 AMU। और 12 AMU बोले तो मास ऑफ वन कार्बन एटम। और उसी तरीके से अगर हम देखा जाएगा यहाँ पे देखिए कि मास ऑफ वन मोल ऑफ कार्बन का मतलब कितना हो जाएगा, 1 मोल ऑफ कार्बन बोले तो कितने कार्बन, दैट इज द Na कार्बन, Na नंबर ऑफ कार्बन, मतलब कितने कार्बन एटम बोल सकते हैं यहाँ पे देखिए 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन 12। और इसका मास कितना हो जाएगा, दैट इज 12 ग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 ग्राम। देखिए यहाँ पे भी 12 है और यहाँ पे भी 12 है, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग है। मतलब हम यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे जो ये एटॉमिक मास है या तो हम ग्राम में ले सकते हैं और या तो फिर किस में ले सकते हैं, AMU में। अगर मान के चलिए कि एटम का एटॉमिक मास किसका हम लेंगे, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 अगर लेते हैं। अगर मैं बोलूंगा कि एक एटम का मास क्या है, यहाँ पे 12 AMU है और दूसरा जो है कार्बन का ही एटॉमिक मास है, कितना दिया गया है, 12 ग्राम है। तो दोनों का मतलब अलग अलग होगा। यहाँ पे देखिए 12 AMU और 12 ग्राम दोनों न्यूमेरिकली सेम है, लेकिन मतलब अलग अलग है दोनों के। यहाँ पे क्या मतलब है इसका, यहाँ पे देखिए आप कि 12 AMU का मतलब होगा these are the mass of one atom। क्या होगा, मास ऑफ वन एटम ऑफ C12, मतलब एक C12 एटम का एक कार्बन का मास कितना होगा, 12 AMU। और दैट इज 12 ग्राम का मतलब क्या होगा, 12 ग्राम का मतलब होगा दैट इज द मास ऑफ 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन। मतलब इसका ही मतलब क्या होगा, और बोलोगे आप यहाँ पे 1 मोल ऑफ कार्बन। क्या बोलोगे आप इसको, इसी को क्या बोला जाएगा, दैट इज द 1 मोल ऑफ कार्बन। बात को समझिए यहाँ पे कि क्या हो रहा है। 12 AMU है तो वो है दैट इज द मास ऑफ वन एटम्स ऑफ कार्बन। अगर 12 ग्राम है तो वो है मास ऑफ 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन, मतलब 1 मोल ऑफ कार्बन। और 1 मोल ऑफ कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है उसको बोला जाता है मोलार एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं उसको, मोलार एटॉमिक मास। 1 मोल ऑफ कार्बन का जो मास है उसको क्या बोला जाएगा, मोलार एटॉमिक मास या ग्राम एटॉमिक मास भी बोला जाता है, हम देखेंगे आगे। अब यहाँ पे देखिए आपको बात समझ में आ गई होगी कि 12 AMU है तो एक एटम का मास है, अगर 12 ग्राम है तो वो 1 मोल ऑफ कार्बन का मास है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, और देखिए यहाँ पे जैसे मेरे पास में यहाँ पे देखिए, अगर मैं लिखता हूं एटॉमिक मास ऑफ सिलिकॉन, तो यहाँ पे अगर मुझे दिया गया 28 AMU दिया गया और एक दिया गया 28 ग्राम दिया गया, 28 AMU और 28 ग्राम, तो दोनों का मतलब क्या है, अलग अलग है। दोनों का मतलब क्या है, अलग है। तो ये 28 AMU का मतलब क्या होगा, 1 एटम, मास ऑफ वन एटम, और ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सिलिकॉन, मतलब इसको क्या बोला जाएगा, देखो इसको बोला जाएगा मोलार एटॉमिक मास। मतलब समझ में आ रही है बात आपको, एक एटम का मास हम AMU में लेते हैं और AMU का कन्वर्शन आपको ग्राम में आता है, ग्राम का कन्वर्शन AMU में भी करते आता है। और यहाँ पे सुनिए
कि 1 मोल ऑफ एटम का जो मास होता है उसको बोला जाएगा मोलर एटॉमिक मास। मोलर एटॉमिक मास आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर मैं 23 ग्राम, अगर 23 AMU सोडियम बोलूंगा, तो 23 AMU सोडियम अगर बोलूंगा तो उसका क्या मतलब है कि दीज आर द मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम। आपको बात समझ में आ रही है। अगर मैं 23 ग्राम ऑफ सोडियम बोलूंगा तो उसका क्या मतलब होगा, इट इज अ मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम, 1 मोल ऑफ सोडियम। दूसरा और सुनिए यहाँ पे, अगर मैं बोलूंगा 27 AMU एल्यूमिनियम, इसका क्या मतलब होगा, दैट इज द मास ऑफ 1 एल्यूमिनियम, 1 एटम ऑफ एल्यूमिनियम। या फिर क्या होगा 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, इसका मतलब क्या होगा, दैट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। आपको बात समझ में आ गई होगी कि एक एटम का मास AMU में ले रहे हैं हम, और एक मोल का मास मतलब एक मोल में कितने एटम्स होते हैं, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, मतलब 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होते हैं। उसका मास जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा फिर, दैट इज 27 ग्राम आ जाएगा एल्यूमिनियम के लिए। तो आपको कार्बन से बात समझ में आ गई होगी कि अगर 12 AMU अगर हमने कार्बन लिया तो उसमें एक ही कार्बन का एटम होगा। अगर मैंने 12 ग्राम ऑफ कार्बन अगर लिया तो उसमें 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ क्या हो गए, कार्बन हो गया। आप बात समझिए यहाँ पे। तो ये होता है एटॉमिक मास, 1 मोल का एटॉमिक मास हम बोला जाएगा मोलार एटॉमिक मास। और यहाँ पे सिंपली जो एटॉमिक मास AMU रहेगा उसको क्या बोलोगे आप, उसे AMU ही बोलोगे आप, या फिर एटॉमिक मास बोलोगे आप, एटॉमिक मास यूनिट। अब यहाँ पे समझते हैं कि अगर एटम्स के एक से ज्यादा आइसोटोप्स हो जाए, मतलब एक से ज्यादा फॉर्म हो जाए, जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 फॉर्म है, एक है 1H1, एक है 1H1 को बोला जाता है प्रोटॉन, 1H2 है जिसको बोला जाता है ड्यूटेरियम, 1H3 है जिसको बोला जाता है ट्रिटियम। उस तरीके से मैंने बोला है आपको कि कार्बन के कितने आइसोटोप्स है, 3। तो मतलब कार्बन के टोटल कितने भाई बहन है, टोटल 3, मतलब कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। तो जिनके भाई बहन होते हैं उनका ही एवरेज एटॉमिक मास लिया जाता है। कोई सिंगल एटम्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए हमने नाइट्रोजन, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने देखा जाए हेलियम वगैरह देखा जाए, या फिर फ्लोरीन देखा जाए, या सोडियम देखा जाए, इनके कोई भाई बहन नहीं है तो उनका सीधा सीधा क्या लिया जाता है, एटॉमिक मास लिया जाता है। लेकिन जिनके कोई भाई बहन हो जाते हैं उनका क्या लिया जाता है, एवरेज एटॉमिक मास, जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द एवरेज एटॉमिक मास। किसका लिया जाएगा फिर, आइसोटोप्स का लिया जाएगा। तो देखिए एवरेज एटॉमिक मास समझ में आ रहा है आपको बात, कि जैसे कि कार्बन का हम निकाल सकते हैं एवरेज एटॉमिक मास। तो जैसा यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास होता क्या है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट is the sum of masses of its isotopes each multiplied by its natural abundance which is called as the average atomic mass। अगर आपको किसी का भी एवरेज एटॉमिक मास अगर निकालना है तो आपको मास पता होना चाहिए, उनका एटॉमिक मास पता होना चाहिए, और उनका नेचुरल अबंडेंस पता होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे देखिए आप, कि जैसा फॉर एग्जांपल हमारे पास में है कार्बन। अब कार्बन के मैंने बोला है कि टोटल कितने फॉर्म है, 3 फॉर्म है, एक है कार्बन 12, एक है कार्बन 13 और एक है कार्बन 14। अब इनका नेचुरल अबंडेंस भी देख लीजिए। इन्वायरमेंट में कार्बन 12 अबाउट पाया जाता है 99%, और कार्बन 13 पाया जाता है अबाउट दैट इज 1%। और यहाँ पे देखिए एक्चुअली ये 98% है, और यहाँ पे कार्बन 14 है, बहुत ही निग्लिजिबल है। मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं हम यहाँ पे, कि कार्बन 14 का मास बहुत ही कम होता है। एक्चुअली 98% ये होता है, दैट इज 1.98% ये होता है 0.2 इंटू 10 टू द पावर -10%, मतलब बहुत कम है। इसको निग्लेक्ट कर देंगे हम यहाँ पे। देखिए अब मैंने कार्बन के 3 आइसोटोप बताया, कार्बन 12 है, कार्बन 13 और कार्बन 14, और उनका नेचुरल अबंडेंस भी बताया। तो अब कार्बन का 12 हमने मास को कंसिडर किया गया है, तो मास जो लिया है वो एटॉमिक मास नहीं लिए, हमने कौन सा लिया है, एवरेज एटॉमिक मास। क्या लिया है, एवरेज एटॉमिक मास। तो कैसा कैलकुलेट करते हैं एवरेज एटॉमिक मास, तो सुनिए यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास, दिस आर द आर्म, यहाँ पे मासेस ऑफ ईच एटम। कार्बन का क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे कार्बन का कितना, पहले कार्बन का कितना हो जाएगा 12, उसका मल्टीप्लाइड बाय नेचुरल अबंडेंस कितना होगा 99%, प्लस कार्बन 13 का कितना होगा मास 13 होगा, उसका नेचुरल अबंडेंस कितना होगा 1 होगा। 14 का तो हमने निगलेक्ट कर दिया तो लेने की जरूरत नहीं, डिवाइडेड पे क्या होगा दैट इज 100, तो इक्वल टू क्या आएगा 12.01%, सॉरी 12.01
इतना आएगा। तो हम यहाँ पे कार्बन का जो है वो क्या लिया जाता है, एवरेज एटॉमिक मास, तो जो कितना होता है दैट इज 12.01। तो हम कंसीडर कितना करते हैं, दैट इज 12। तो देखिए हमने यहाँ पे देखिए 12 तो लिया है, 12 ग्राम लिया है, और क्या लिया है 12 AMU ही लिया है। उस तरीके से देखिए यहाँ पे क्लोरीन होता है, क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं, एक होता है क्लोरीन, देखिए यहाँ पे एक होता है क्लोरीन 35, एक क्या होता है क्लोरीन 35, और एक होता है क्लोरीन 37। क्या होता है क्लोरीन 37। तो हम यहाँ पे क्लोरीन 35 क्लोरीन 37 नहीं लेते। तो एवरेज देखो क्लोरीन के दो आइसोटोप्स है, क्लोरीन के दो भाई बहन है, एक है क्लोरीन 35 और एक है क्लोरीन 37। तो यहाँ पे हम क्लोरीन का अगर मास लेने की बात अगर आती है तो 35 नहीं लेते, 37 भी नहीं लेते, उसके लिए लेते हैं उसका एवरेज एटॉमिक मास जो कि होता है 35.5। मैंने यही लिखा के दिया था आपको, क्या लिखा के दिया था 35.5। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया दैट इज द एटॉमिक मास। एटॉमिक मास किस में होता है, AMU में होता है, ग्राम में होता है। और मैंने आपको बोला है जो ग्राम में लिया जाता है उसको बोलेंगे आप 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का मास, जिसको हम क्या बोलोगे आप 1, दैट इज द मोलार एटॉमिक मास। एटम का है तो क्या बोलोगे मोलार एटॉमिक मास। अब यहाँ पे समझिए कि अब मॉलिक्यूल का मास कैसे निकालते हैं। एटम का मास तो आपको समझ में आ गया, एटम का मास आपको पता है, हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 4 है, कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन का 14 लेते हैं। नाइट्रोजन की भी आइसोटोप्स है, नाइट्रोजन 14 है, नाइट्रोजन 15 है, इस तरीके से आइसोटोप्स है नाइट्रोजन की भी, तो उनका भी एवरेज एटॉमिक मास लिया जाता है, तो N14 लिया जाता है। उसके बाद में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की भी आइसोटोप्स है 8O16, 8O17, 8O18। तो ऑक्सीजन का जनरली हम कौन सा लेते हैं 8 मतलब 16 लेते हैं, जो कि एवरेज एटॉमिक मास है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए जिसका आइसोटोप्स होता है उसका एवरेज एटॉमिक मास लिया जाता है, और जिसका कोई आइसोटोप ना हो उनका सीधा सीधा एटॉमिक मास कंसिडर किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए एटम का एटॉमिक मास तो आपको निकाल जाएगा। अब मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास होगा या मॉलिक्यूलर वेट होगा वो कैसे निकालते हैं। तो देखिए मॉलिक्यूल आपको पता है एटम्स मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। मैंने बोला है ग्रुप ऑफ एटम्स which is called as the molecule, which is formed by the combination of 2 or more atoms which is exist in free state, which is called as the molecule। दो तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, एक होता है होमोएटॉमिक और एक होता है हेटेरोएटॉमिक। जिसमें सेम टाइप्स के एटम्स हो जाए उसे बोला जाएगा होमोएटॉमिक, और जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स हो जाए उसे बोला जाएगा हेटेरोएटॉमिक। तो आप यहाँ पे 2 सेकंड में 3 सेकंड में स्क्रीनशॉट लीजिए, हम यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास देखेंगे। अब कोई भी एटम का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए एटॉमिक मासेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए कुछ एलिमेंट है, मैंने इससे पहले ही लिखा के दिया था आपको एटॉमिक मास। क्या होता है एटॉमिक मास हाइड्रोजन का, यहाँ पे देखिए 1 होता है। मैं इसके आगे यूनिट नहीं लिख रहा, आपको बात समझ में आ गई होगी। 1 ये भी लिखूंगा तो अलग बात हो जाएगी, और 12 मतलब ग्राम लिखूंगा तो अलग बात हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हीलियम है, हीलियम का कितना होता है 4 होता है। उस तरीके से हमने कार्बन का देखा कितना होता है 12 होता है, नाइट्रोजन का कितना होता है 14 होता है, ऑक्सीजन का कितना कंसिडर करते हैं 16, फ्लोरीन का अगर लिखा जाए तो कितना कंसिडर करते हैं फ्लोरीन का होता है 91। उस तरीके से सोडियम का कितना लेते हैं हम 23, मैग्नीशियम का कितना लिए थे हमने 24, मैग्नीशियम का 24। ये कुछ एलिमेंट के एटॉमिक वेट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एल्यूमिनियम का कितना हो जाएगा, एल्यूमिनियम का हो जाएगा 27। एल्यूमिनियम के बाद में लेते हैं हम दैट इज द फॉस्फोरस या सिलिकॉन, लो अभी लिया था 28। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए कुछ और एलिमेंट बता देता हूं। यहाँ पे है फॉस्फोरस है दैट इज द 31। फॉस्फोरस के बाद में क्या आता है सल्फर आता है, जिसका आपको जरूरत गिरेगी 32। उसके बाद में आता है क्लोरीन का कितना बोला अभी बोला है 35.5। क्लोरीन के बाद में आर्गन के बाद में क्रिप्टॉन आर्गन के बाद में देखो यहाँ पे पोटेशियम, जिसकी हमको जरूरत कितनी है वो कितना आता है, पोटेशियम का कितना होता है 39। और उसके बाद में देखिए कैल्शियम का कितना होता है 40। उस तरीके से अगर हम सिल्वर लेंगे तो कितना होता है 108। ये कुछ एटॉमिक मासेस है जिसकी आपको मॉलिक्यूलर मास निकालने में जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। इतने आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है, तभी तो आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हो। तो देखिए मैं मॉलिक्यूलर वेट निकालना आपको बता रहा हूं यहाँ पे कि मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स से मिलकर जो बनते हैं उन्हें क्या बोला जाता है मॉलिक्यूल। जैसे कि मेरे पास में देखो यहाँ पे हमको निकालना है दैट इज द मॉलिक्यूलर मास। क्या निकालना है मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। तो क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल विच इज कॉल्ड एज दी मॉलिक्यूलर मास। एक मॉलिक्यूल में जितने भी नंबर ऑफ एटम्स है उनकी क्या करना पड़ेगा आपको सम करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। तो जो बनेगा मास उसको क्या बोला जाएगा
दैट इज द मॉलिक्यूलर मास। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो सिंपल है, दैट इज अगर मेरे पास में एक मॉलिक्यूल है दैट इज विच इज कॉल्ड एज द CH4। CH4 को क्या बोलते हैं, विच इज कॉल्ड एज द मीथेन। क्या बोलते हैं इसको, मीथेन, या फिर इसको ऑल्सो कॉल्ड एज बोला जाता है मार्श गैस। ये बात ध्यान में रखना आपने, छोटी छोटी बातें मैं साइमल्टेनियसली बता रहा हूँ। जो मार्शी प्लेस पे पाया जाता है इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मार्श गैस बोला जाता है। अब यहाँ पे देखिए, आपको इतना देखना है, चेक करना है कि इसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है, और कोई है क्या, नहीं है। कार्बन कितने हैं, एक है। हाइड्रोजन कितने हैं, एक है। मल्टीप्लाइड कर दो इसके एटॉमिक वेट से, कितना है 12। इसका एटॉमिक वेट कितना है 1। मल्टीप्लाइड कर दो, यहाँ पे क्या कर दो, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। दोनों की एडिशन कर दो, कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे कितना हाइड्रोजन हमारे पास में 4, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 16 दिख रहा है तो आपको ये क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, किसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, मीथेन का, दैट इज द 16। क्या हो जाएगा 16। अब यहाँ पे 16 ग्राम हो गया तो क्या हो जाएगा 1 मोल ऑफ मीथेन। 1 मोल ऑफ मीथेन, समझ में आ रही है आपको, ग्राम में लिया तो 1 मोल ऑफ मीथेन हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे क्या लू 16 AM लू तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन। अब यहाँ पे देखिए, हम एलिमेंट्स के क्या लेते हैं, एटम्स लेते हैं। एलिमेंट्स के क्या लेते हैं, एटम्स लेते हैं। अगर कोई सब्सटेंस है तो सब्सटेंस की क्या लेंगे हम, मॉलिक्यूल लेंगे। क्या लेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर आयंस है तो उसके आयंस लेंगे। ये आपको मैं आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप सिर्फ यहाँ पे मैं कुछ नहीं लिखता, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा मॉलिक्यूल अगर मैं ले लू, यहाँ पे देखिए, अगर मैं HCl ले लू, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है और Cl है। एक हाइड्रोजन है, एक Cl है। इसका एटॉमिक वेट 1 है, इसका एटॉमिक वेट कितना है, अभी बोला है, दैट इज 35.5 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 35.5 अपॉन कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 36.5। तो ये HCl का क्या हो गया, मॉलिक्यूलर वेट हो गया, या मोलार मास हो गया, मोलार मास हो गया। आपको बात समझ में आ रही है। यहाँ पे तीसरा मॉलिक्यूल देखिए, यहाँ पे मेरे पास में तीसरा मॉलिक्यूल है दैट इज द NaOH है। क्या है, NaOH ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हो, दैट इज द, इसमें Na है, H है और क्या है O है, बस। और कुछ है क्या, नहीं है। ये दिख रहा है आपको, दैट इज द, एक सोडियम है, एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है। एक सोडियम, एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन। मुश्किल है, देखो सिंपल है। यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा आपको, एक सोडियम का कितना होगा 23, एक ऑक्सीजन का कितना होगा 16, एक हाइड्रोजन का कितना होगा 1 होगा। बस इनको मल्टीप्लाई कर दो, 23 यहाँ पे हो जाएगा 16, यहाँ पे हो जाएगा 1, बाकी क्या कर दो, जोड़ना है, कितना हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 40। उस तरीके से यहाँ पे देखिए आप, जैसे मेरे पास में नेक्स्ट एग्जांपल 4 नंबर का एग्जांपल देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल KOH है। तो KOH में क्या है, K है, O है और एक क्या है H है। तो एक K है, एक ऑक्सीजन है, एक H है। एक K का कितना है 39 है, एक ऑक्सीजन का कितना है 16 है और एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन का कितना है 1 है। बस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे होगा 39, यहाँ पे होगा 16, यहाँ पे होगा 1, इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे बोलिए, दैट इज द 6 दैट इज द 56। कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। समझ में आ रही है। ये इस तरीके से क्या निकाल सकते हैं आप, मॉलिक्यूलर वेट या फिर मोलार मास निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास में H2SO4 ले लीजिए। H2SO4 को बोला जाता है दैट इज द सल्फ्यूरिक एसिड। और एक बात और ध्यान में रखना है, इसे बोला जाता है किंग ऑफ केमिकल्स। इट इज कॉल्ड एज द किंग ऑफ केमिकल। H2SO4 जो कि सल्फ्यूरिक एसिड है, जिसको क्या बोला जाता है, किंग ऑफ केमिकल। यहाँ पे देखिए कैसा निकालोगे आप, पहली बात तो हाइड्रोजन देखोगे, सल्फर देखोगे और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1, एक सल्फर का एटॉमिक वेट 32। ये देखिए आपने देखा है सल्फर कहाँ है, सल्फर 32। उस तरीके से एक ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16, तो ये कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 48, इक्वल टू कितना हो जाएगा 98। तो इस तरीके से मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा आपको। देखो कितना आसान है मॉलिक्यूलर वेट निकालना। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, और 6 नंबर का और एक एग्जांपल देखिए आप यहाँ पे, CH3 बॉन्ड COOH, इसको बोला जाता है एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड, एसिडिक एसिड, जो कि किसमें प्रेजेंट होता है, विनेगर में। विनेगर में जो एसिड प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलते हो आप, एसिडिक एसिड। देखिए इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और कुछ है नहीं है, और कुछ भी। कितने कार्बन है 2, 1 और 1 2। हाइड्रोजन कितने 3 और 1 4, बरोबर गिनना है, अगर मिस हो गया तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 2 है, एक कार्बन का एटॉमिक वेट 2, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1, एक ऑक्सीजन का कितना है 16, इक्वल टू कितना हो जाएगा 24, इक्वल टू हो जाएगा 4, इक्वल टू हो जाएगा 32, इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। देखो इस तरीके से एसिडिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो आई होप आपको मॉलिक्यूलर वेट
और एटॉमिक वेट आपको रिलेट करते आएगा। कोई भी मॉलिक्यूल का मॉलिकुलर वेट होता है और एटम का क्या होता है, एटॉमिक वेट। अगर मॉलिकुलर वेट आपको निकालना है तो क्या करोगे आप, जितने नंबर ऑफ एटम्स है उनके एटॉमिक वेट की क्या करोगे आप, एडिशन कर दोगे, तो मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा, मॉलिकुलर वेट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में एवोगाड्रोस नंबर क्या होता है वो देखेंगे, और मोल क्या होता है, कि मैंने बोला है आपको कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। अब पार्टिकल्स एटम्स होंगे, आयंस होंगे या फिर मॉलिक्यूल्स होंगे, उसको रिलेट करेंगे। और 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बोले तो क्या होगा, कितनी क्वांटिटी होगी, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में कितनी क्वांटिटी होगी, कितना उसका वॉल्यूम होगा, कितना उसका मास होगा, और डिफरेंट कंडीशंस में कितना वॉल्यूम होगा, कितना मास होगा, कितना उसका वेट होगा, ये हम देखने वाले हैं आगे के लेक्चर में। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए आपको मॉलिकुलर वेट, और भी आपको बुक्स में बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं मॉलिक्यूल्स के, तो आप मॉलिक्यूल्स के मॉलिकुलर वेट निकालने की प्रैक्टिस करना, ये बहुत जरूरी है, आपको मॉलिक्यूल का मॉलिकुलर वेट निकाल के आना चाहिए। +2 का एक टॉपिक है दैट इज द सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के लिए आपको मॉलिकुलर वेट आना चाहिए बिल्कुल। तो इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू।